गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रोमा खरे हेयर अगैन। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी का क्लास 7। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशंस हमें एक अंडरस्टैंडिंग देती है कि व्हाट वी विल बी स्टडिंग थ्रू दिस चैप्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 वी हैव एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर याद है हमें, हमने अभी कुछ ही टाइम पहले पढ़ा है। जल्दी से बताइए क्या होता है एटमॉस्फेयर। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। हमने पढ़ा था हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। याद आ गया? हाइड्रोस्फीयर था हाइड्रो वाला, यानी कि पानी का। पानी के बारे में जो हम बात करते थे कि हमारी लैंड पर जो पानी का एग्जिस्टेंस है, दैट वाज हाइड्रोस्फीयर। फिर हमने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा था, यानी कि लैंड एग्जिस्टेंस के बारे में बात की थी, है ना। हमारी अर्थ का जो अपर सरफेस है, जो क्रस्ट है, हमने कहा लिथोस्फीयर है। और हमने पढ़ा था एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर यानी एयर की जो लेयर है ना, लेयर ऑफ द एयर। Okay, what is atmosphere? Atmosphere is a thin blanket of air that surrounds the earth. आप कह सकते हैं हमारी एयर को ना एक ब्लैंकेट ने रैप किया हुआ है। किसका ब्लैंकेट है ये? एयर का एक ब्लैंकेट है ना। बहुत सारी गैसेस है जो हमारी अर्थ के चारों तरफ एक रैपिड, आप कह सकते हैं ब्लैंकेट की तरह उसने अर्थ को पूरी तरफ से ऐसे कवर किया हुआ है, तो हमने उसको नाम दे दिया है एटमॉस्फेयर का। याद आ गया? ग्लोबल वार्मिंग देखते क्या चीज़ होती है। ग्लोबल वार्मिंग नाम से समझ आ रहा है, ग्लोबल एंड वार्मिंग। ग्लोबल का मतलब क्या हुआ? ग्लोब। ग्लोब यानी कि हमारी होल अर्थ, है ना। और वार्मिंग का मतलब हुआ वार्म हो जाना, गर्म हो जाना। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब हुआ हमारी अर्थ का गर्म हो जाना। कुछ ऐसी टर्म है ये। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज, तो हम बता रहे हैं हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों इंक्रीज़ हो जाता है? ड्यू टू द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड। सिर्फ एक ही नाम दिया हुआ है गैस का, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी और गैसेस भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। क्या कहता है? ये कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज़ हो जाने की वजह से ना हमारी अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है। आपको फील होता है कि पहले के टाइम में, कुछ साल पहले, अभी आप बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर मैं अपनी चाइल्डहुड की बात करूं, तब जो विंटर आती थी ना वो बहुत ठंडी होती थी। और इन दिनों की जो विंटर होती है वो बहुत कम टाइम के लिए होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले की जो विंटर होती थी उसमें बहुत ज़्यादा जल्दी से मतलब शुरुआत हो जाती थी। जहाँ अक्टूबर का एंड होता था विंटर स्टार्ट हो जाती थी, तो बहुत ठंडक वाला मौसम होता था। लेकिन इन दिनों ना उतनी ठंडक पड़ती नहीं है, थोड़े दिनों के लिए पड़ती है। तो ये जो वेदर की कंडीशन में चेंजेस आ रहे हैं ना लॉन्ग टाइम के, ये ग्लोबल वार्मिंग का एक, आप कह सकते वजह से हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ का टेम्परेचर पहले से बढ़ चुका है। अब हमारी अर्थ पहले से ज़्यादा हॉट रहने लगी है। और ऐसा क्यों हुआ? इन्होंने एक गैस का नाम दिया कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। अब देखते हैं वेदर किसे कहते हैं और क्लाइमेट किसे कहते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। समझते हैं किसे कहते हैं वेदर। वेदर का मतलब है डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, आवर टू आवर कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसका मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना वही रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे हम वेदर कहें या क्लाइमेट कहें। लेकिन एटमॉस्फेयर की एक ऐसी कंडीशन जो टेम्पररी है, जो हमने अभी देखी, थोड़ी देर के बाद चेंज हो जाएगी। जैसे हम कह सकते हैं मॉर्निंग में कैसा वेदर था, आपने बताया मॉर्निंग में तो रेनी था, रेनी वेदर था, बारिश का मौसम लग रहा था, है ना। आफ्टरनून होते होते जो क्लाउड्स थे वो सारे के सारे चले गए और धीरे धीरे जो हॉटनेस है वो बढ़ती चली गई, गर्मी बढ़ गई। तो आपने कहा वेदर की कंडीशन चेंज हो गई। तो ये जो कुछ कुछ घंटों में वेदर की कंडीशन में चेंजेस आ रहे हैं ना, या फिर आज हो सकता है मौसम पूरा दिन ठंडा रहे और कल हो सकता है मौसम गर्म हो, या नेक्स्ट डे हो सकता है कि मौसम कैसा हो, रेनी हो। तो ये थोड़े थोड़े दिन के लिए जो मौसम के अंदर चेंजेस आते हैं, हम इन्हें कहते हैं वेदर। इसी को हमने आप कह सकते हैं ज्योग्राफी की टर्म में हमने इसका नाम रखा है वेदर। वी आर कॉलिंग इट वेदर। वेदर क्या चीज़ है? डे टू डे या आवर टू आवर कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, हम उसे कहते हैं वेदर। तो फिर क्लाइमेट क्या चीज़ होती है? अब ध्यान दीजिएगा क्लाइमेट में और वेदर में डिफरेंस क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ना
डिफरेंस आ जाता है टाइम का। जब हम वेदर की बात कर रहे थे तो हमने थोड़ी देर के लिए एटमॉस्फेयर की कंडीशन को रिकॉर्ड किया और हमने बताया कि वेदर कैसा है। वेदर रेनी हो सकता है वेदर हॉट हो टेम्परली, लेकिन क्लाइमेट जो होता है ना वो होता है एवरेज कंडीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये कहते हैं कि दिल्ली का जो टेम्परेचर है अभी कितना है, तो आपने बताया दिल्ली का टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस है, राइट। काफ़ी गर्मी पड़ रही है, 34 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन वही बात करें हम बाकी किसी और जगह से कंपेयर करें दिल्ली के इस हॉट टेम्परेचर का, लेट्स से हम कैलकाटा से या फिर किसी ठंडी जगह से ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने जम्मू एंड कश्मीर से कंपेयर किया, तो वहाँ का वेदर कैसा है। वहाँ का वेदर हो सकता है ऐसा ही कुछ हो, 16 है ना, या 20 डिग्री सेल्सियस ऐसा कुछ टेम्परेचर हो। तो ये जो कंडीशन हमने आज की रिकॉर्ड की ये कहलाएगी वेदर। लेकिन अब हम बात करते हैं हमेशा के लिए कि दिल्ली में हमेशा कैसा वेदर रहता है। तो दिल्ली का वेदर तो कैसा रहता है, हमेशा उतना गर्म नहीं रहता है ना, उतना ठंडा भी नहीं रहता है। लेकिन अगर हम वही बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, वहाँ का वेदर कैसा रहता है। अगर हम हमेशा की बात करें तो वहाँ का वेदर हमेशा जो है ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है यहाँ के कंपैरिजन में। जम्मू एंड कश्मीर क्या, हम किसी भी हिल स्टेशन की बात करें तो वहाँ का क्लाइमेट हमेशा अच्छा होता है। तो जब हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वेदर को कंपेयर कर रहे हैं तो वो कहलाता है क्लाइमेट, सीज़न, जिसे आप सीज़न भी कहते हैं, क्लाइमेट भी कहते हैं। लेकिन वेदर का मतलब है थोड़ी देर के लिए जो हमने मौसम को समझा कि अभी कैसा वेदर है, तो आपने बताया अभी तो ठंडा वेदर है। लेकिन क्लाइमेट कैसा है, तो क्लाइमेट आप बताएंगे यहाँ का क्लाइमेट, यानी कि हमेशा जो यहाँ का क्लाइमेट रहता है वो कैसा रहता है, ठंडा रहता है, गर्म रहता है, एवरेज रहता है, ये चीज़ें आप कह सकते हैं। अब आते हैं टेम्परेचर पर। टेम्परेचर क्या चीज़ होती है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर। हमने हीट वाला चैप्टर किया है, उस चैप्टर में टेम्परेचर की डेफिनेशन थी, सेम यहाँ पर भी है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। टेम्परेचर का मतलब सिर्फ गर्मी नहीं होता है ना। टेम्परेचर कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, सिर्फ गर्मी नहीं रहेगी ना, फिर तो कोल्ड हो जाएगा, कोल्ड एरिया हो जाएगा, राइट। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर, ये सारा का सारा एटमॉस्फेयर का चैप्टर है ना, तो हम एयर के बारे में बात करें, एयर को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं। फिर से समझिए, टेम्परेचर क्या है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट हम आती है एयर प्रेशर क्या चीज़ होती है। एयर तो हमें पता है क्या होती है, एयर प्रेशर क्या होता है, क्या एयर भी प्रेशर लगाती है, ऑफ कोर्स लगाती है, हमने एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं 6th में, है ना। तो एयर कैसे प्रेशर लगा सकती है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सर्फेस इज नोन एज एयर प्रेशर। ऑफ कोर्स एयर भी प्रेशर एक्सर्ट करती है। देखिए, एयर का प्रेशर लगाना कहलाता है एयर का प्रेशर एक्सर्ट करना। ये टर्म्स है ना टेक्निकली ऐसे ही बोली जाती है, इनको आपको याद रखना होगा। अभी जब आप फिज़िक्स में पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में, फिज़िक्स में एयर से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फोर्स से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आपको ये वर्ड है ना याद रखने हैं। इन वर्ड का यूसेज एज इट इज़ होगा। फिर से समझते हैं एयर प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर, मतलब एयर के वेट से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है हमारी अर्थ पर, उसको हमने नाम दिया है एयर प्रेशर का। एयर भी प्रेशर लगाती है, ठीक है। फिर आता है विंड क्या होती है। चलिए, एयर तो समझ आ गई, तो विंड भी तो वही चीज़ होती है ना। अलग अलग कैसे हो सकती है, एयर भी वही होती है, विंड भी वही होती है, नहीं। एयर, अगर हम जियोग्राफी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर टर्म्स हमारी स्पेसिफाइड है ना। एयर का मतलब है एयर तो हर जगह है, यहाँ वहाँ सब जगह एयर अवेलेबल है। एयर अवेलेबल है इसका मतलब चाहे वो मूविंग है या फिर वो स्टैटिक है, ज़रूरी नहीं है कि एयर हमेशा मूविंग हो। जैसे कि एक ग्लास हम लेते हैं, उसके अंदर एयर है ऑफ कोर्स, है ना, उसके अंदर एयर मूव नहीं कर रही है। आप कान पे लगाएंगे, आपको एयर की ना हल्की हल्की साउंड समझ आएगी, आप सुन सकते हैं। खाली ग्लास को कान पे लगा के सुनिए, तो यानी एयर तो प्रेजेंट है, ये तो समझ आ गया। तो फिर विंड क्या, विंड को समझने के लिए हम इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। विंड इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर। विंड का मतलब है एयर क्या कर रही है, अब की बार मूव कर रही है। मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया।
हमने पढ़ा था ना थोड़ा सा इस बारे में कि जो एयर होती है वो कैसे मूव करती है, तो ये वही चीज़ यहाँ पर भी डिफ़ाइन की गई है। विंड क्या होती है? विंड होती है जब एयर मूव करना स्टार्ट करती है। लेकिन एयर कैसे मूव करती है हमने ये भी पढ़ा था। एयर का मूवमेंट होता है लो प्रेशर एरिया से हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ। जब भी किसी जगह का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या होगा, वहाँ की एयर हल्की हो जाएगी, गर्म हो जाएगी और वो ऊपर की तरफ उठेगी। अब जैसे वो जो एयर ऊपर की तरफ उठेगी तो उसकी जगह खाली हो जाएगी। उस खाली जगह को भरने के लिए दूसरी जगह से जो एयर है वो फ्लो करके आएगी वहाँ पर। तो इस तरह से क्या होगा, एयर अब की बार मूव करने लगेगी यानी कि विंड चलने लगेगी। तो इसे हम कहते हैं विंड का ब्लो करना, विंड, राइट। एयर क्या थी? एयर का मतलब है प्रेजेंस ऑफ दी मॉलिक्यूल्स, वो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हमारे आसपास प्रेजेंट है, जो जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिसमें बहुत सारी गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। मेनली तो हमें पता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन है। ये सारी की सारी चीज़ें कहलाती है एटमॉस्फेयर के अंदर आती है, जिसे हम एयर कहते हैं, राइट। अच्छा, विंड क्या है? विंड है जब ये एयर मूव करती है। इसके मूव करने का रीज़न भी हमें पता है कि ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। हाई प्रेशर क्या होता है, लो प्रेशर क्या होता है? जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ की जो एयर होती है वो हल्की हो जाती है, वो लो प्रेशर क्रिएट करती है। और जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जहाँ का टेम्परेचर कम होता है, जहाँ का टेम्परेचर कम होता है वहाँ की जो एयर होगी वो फिर मूव करना शुरू करेगी और वो आ जाएगी लो प्रेशर एरिया की तरफ। तो हमेशा इस तरह से विंड ब्लो करना स्टार्ट करेगी। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे हमारे चैप्टर के साथ, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या डेफिनेशंस है। एक डेफिनेशन है मॉइस्चर की। ये मॉइस्चर क्या होता है? मॉइस्चराइज़र वर्ड है ना। मॉइस्चर का मतलब होता है नमी, नम हो जाना, सॉफ्टन चीज़ें हो जाना, हल्का सा पानी पानी वेटी चीज़ें, मॉइस्चर। वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज़ नोन एज मॉइस्चर। यानी कि हमारी एयर में ना सिर्फ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है, बहुत सारे ना छोटे छोटे वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसी को हम कहते हैं मॉइस्चर। कैसे पता चलते हैं कि वाटर वेपर प्रेजेंट है? एक्सपेरिमेंट्स हमने देखी है इसके। हमारी एयर के अंदर काफ़ी सारे वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं। आजकल गर्मियों में एसी चलता है, सबके घरों में एसी चलता है, तो क्या होता है आपने देखा होगा, जब एसी किसी रूम के अंदर ऑन होता है तो उस रूम से ना बहुत सारा पानी अपने आप मॉइस्चर के फॉर्म में बाहर निकलता है, जो कि आपने फ्लोर पर बहते देखा होगा, राइट। तो ये कहाँ से आ रहा है पानी? ये पानी हमने तो डाला नहीं है एसी के अंदर, कहाँ से आएगा ये पानी? ये सारा पानी हमारे एयर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट था। ये थे वो वाटर वेपर्स जो अब पानी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। यानी कि एयर के अंदर पानी होता है, यस होता है ना। तो मॉइस्चर क्या चीज़ कहलाती है? वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज मॉइस्चर। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। फिर आता है ह्यूमिडिटी। फिर क्या होती है? ह्यूमिडिटी भी वही चीज़ होती है, मॉइस्चर भी वही चीज़ होती है। मॉइस्चर का मतलब भी वही है, नमी। ह्यूमिडिटी का मतलब भी है वही, नमी। तो अब हमने इसी मॉइस्चर को नाम दे दिया है मॉइस्चर इन द एयर इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। ठीक है, मॉइस्चर क्या चीज़ है? एयर के अंदर बहुत सारे वाटर वेपर्स प्रेजेंट है जिसको हम मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी कहते हैं। डू नॉट वरी अबाउट इट, दोनों सेम कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, अब क्लाउड पढ़ते हैं। क्लाउड यानी कि वही बादल जिसके बारे में बचपन से सोचते आ रहे हैं। क्लाउड कैसे बारिश करते हैं, है ना। अब हम बड़े हो चुके हैं, बहुत सारी टर्म्स समझते हैं, तो यहाँ पर हमें फिर से समझाया जा रहा है कि क्लाउड होते क्या है। इट इज़ अ मास ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी कि पानी के छोटे छोटे ना ड्रॉपलेट्स, एक पूरा मास है, यानी कि पानी के छोटे छोटे बूंदों का एक बड़ा सा मास का मतलब हुआ एक बड़ा सा वॉल्यूम आप कह सकते हो, जिसके अंदर पानी के छोटे छोटे कण हैं। ठीक है, ड्रॉपलेट है, बूंदे हैं। हाँ, तो इसी को हमने क्लाउड का नाम दिया हुआ है और ये हम देख सकते हैं क्लाउड। बाकी इसके बारे में चैप्टर के अंदर आने वाला है। चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है प्रेसिपिटेशन। यस, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बहुत टाइप की ना बारिश होती है। कैसी बारिश होती है? देखिए, कभी कैसा होता है,
हमारे यहाँ पर दिल्ली में कैसी बारिश होती है, बूंदों की तरह होती है। बहुत कम होता है कि हेल स्टोन्स यानी कि ओले गिरे, लेकिन क्या हर जगह ऐसी बारिश होती है? कुछ ठंडे इलाके होते हैं जहाँ पर बारिश की फॉर्म चेंज हो जाती है। वहाँ पर बारिश कैसी होती है? वहाँ पर छोटे छोटे स्नोफॉल्स होते हैं, छोटे छोटे डस्ट जैसे दिखने वाले पार्टिकल्स की तरह जो स्नो होती है वो फॉल करती है। तो ये जो टाइप की रेनफॉल हो रही है, इसी का हमने टोटल नाम दे दिया प्रेसिपिटेशन। फॉलिंग ऑफ वाटर ऑन दी अर्थ, यानी कि पानी का गिरना अर्थ पर इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। अब रेनफॉल के फॉर्म में गिर रहा है पानी, लेकिन ये कैसा भी हो सकता है, ये हिल स्टोन्स की फॉर्म में भी हो सकता है, स्नोफॉल भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें कहलाती है प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश, यानी कि ये बारिश चाहे हिल स्टोन्स की फॉर्म में हो, स्नोफॉल की फॉर्म में हो, कैसी भी फॉर्म में हो, ये जब हमारी धरती पर गिरती है तो हम इसका नाम रख देते हैं। हम इससे सिर्फ बारिश नहीं कहते, अब हमने इन सारी चीज़ों को कहा है प्रेसिपिटेशन। फॉलिंग ऑफ रेन ऑन दी अर्थ, राइट, इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, या कोई भी हेल स्टोन्स भी हो सकता है, स्नोफॉल भी हो सकता है, ये सारा प्रेसिपिटेशन है। नेक्स्ट आता है थर्मोमीटर, थर्मामीटर जिसे आप कहते हैं ना, थर्मामीटर, थर्मोमीटर क्या चीज़ है अच्छे से पता है हमें, है ना, हमने चैप्टर हीट भी पढ़ लिया, साइंस का कंप्लीट किया है। जल्दी से बता दीजिए थर्मोमीटर क्या चीज़ है? एग्जैक्टली, इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स टेम्परेचर, यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, कहलाता है थर्मोमीटर। नेक्स्ट हम आते हैं बैरोमीटर क्या चीज़ है? बैरोमीटर अभी तक तो नहीं पढ़ा कभी, है ना। देखिए, हमने अभी एयर प्रेशर के बारे में बात की थी ना, कि एयर भी प्रेशर एक्सर्ट करती है अर्थ पर, तो इस प्रेशर को ना हम मेजर कर सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, इसका नाम है बैरोमीटर। क्या करता है बैरोमीटर? इट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है उसको मेजर करता है, तो ये कहलाता है बैरोमीटर। अब नेक्स्ट वर्ड आता है रेन गॉज एंड विंड वेन। क्या होता है रेन गॉज? इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कितनी बारिश हो रही है हमारी सिटी में, इसको कैसे मेजर करेंगे? जैसे आपने सुना होगा ना कि इतने सेंटीमीटर बारिश हुई दिल्ली में, तो ये कहाँ से कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कितने सेंटीमीटर हुई? तो इसे रिकॉर्ड करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है रेन गॉज। इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। नेक्स्ट आता है विंड वेन। क्या होता है? तो विंड वेन एक्चुअल में विंड क्या होती है? मूविंग एयर, ऐसी एयर जो मूव कर रही है ना। उसी मूविंग एयर की डायरेक्शन अगर हमें चेक करनी हो कि किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में एयर का फ्लो हो रहा है, उसे हम कहते हैं विंड वेन। ये भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, ये डायरेक्शन बताता है विंड की। ठीक है, आई होप आपको सारी डेफिनेशंस क्लियर है। डेफिनेशन अगर हमें अच्छे से समझ आ गई है तो चैप्टर जब हम रीड करेंगे ना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। और इन डेफिनेशन को एज इट इज़ लर्न कीजिए वर्ड टू वर्ड, दिस शुड नॉट बी। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर से। अब तो हमें अच्छे से याद हो चुकी है एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन, हम किसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। आई होप आप सबको याद हो चुका है। बता दीजिए एटमॉस्फेयर क्या होता है। यस, स्पीक अप। ठीक है, एटमॉस्फेयर यानी कि हमारी जो एयर है ना उसकी एक थिन लेयर है हमारी अर्थ के चारों तरफ, और उसी को हमने नाम दिया है एटमॉस्फेयर का। ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, कौन कौन सी गैसेस होती है, अब तो हमें ये भी याद हो चुका है। तो जल्दी से बता दीजिए कितनी गैसेस हमने पढ़ी है जो मेजरली हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कंटेन है। कंटेन की बजाय हम वर्ड यूज़ करते हैं कंप्राइज करती है ना। कौन कौन सी एयर है जो हमारे एटमॉस्फेयर को कंप्राइज करती है? नाइट्रोजन, यस, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन तो मेन है। नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78% है। ओके, एंड व्हाट एल्स? ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 21% है। बाकी की भी बहुत सारी गैसेस है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आप देख रहे डायग्राम में, आर्गन, वाटर वेपर्स एंड बहुत सारी दूसरी गैसेस। देखो मैंने बताया था ना वाटर वेपर्स होते हैं एयर के अंदर, तो ये जो 1% है ना इसके अंदर ही बहुत सारी और गैसेस भी है। ये सब मिलाकर कितना परसेंट है? ओनली 1%। इतना सा कम है, बट फिर भी अफेक्ट करता है हमारे एयर के क्वालिटी को बहुत अफेक्ट करता है। तो ये सारा जो कॉम्पोजिशन है आपको याद करना है। गिवन भी है नाइट्रोजन and oxygen are the two gases which make up the bulk of the atmosphere. Next, carbon dioxide, helium, ozone,
आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज़, यानी ये बाकी की जो गैसेस है ना बहुत कम क्वांटिटी में मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस टाइनी डस्ट पार्टिकल्स, क्या सिर्फ गैसेस हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी रहते हैं हमारे एयर के अंदर। ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर बनाती है हमारी एयर को, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर को कंपोज करती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, इसके गैसेस को हमने ये जो लेयर के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे ना, यहाँ हम वो पढ़ने वाले हैं। आवर एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। तो हमने क्या किया है, जैसे कल हमने डिस्कस किया था ना कि हमारी अर्थ का जो सरफेस है वहाँ से हम नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे, तो हमने उसको ना अलग अलग लेयर्स के अंदर डिवाइड किया हुआ था। अब हम नीचे नहीं जा रहे हैं, अब हम जाएंगे ऊपर की तरफ। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से अब हमने लिटोस्फीयर वाले पार्ट पर नहीं जाना है, अब हम ऊपर की तरफ फ्लाई करने वाले हैं। तो ऊपर की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो जो हमारी पहली लेयर आती है अर्थ के सरफेस से, उस लेयर को हमने नाम दिया है ट्रोपोस्फीयर का। ट्रोपोस्फीयर देखिए कितनी हाइट है इसकी, 13 किलोमीटर है ना। द ट्रोपोस्फीयर इज़ द लेयर इन विच द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट, यानी ये ट्रोपोस्फीयर वो एयर है जिसमें हम ब्रीथ करते हैं, जिसमें हम सर्वाइव करते हैं, है ना। ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमिना अकर हियर, यानी वेदर की जितनी भी कंडीशंस होती है, चाहे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें या फिर हम वेदर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वेदर के अंदर ह्यूमिडिटी है या नहीं है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसी ट्रोपोस्फीयर से लिंक्ड हैं। ठीक है, इसे डायग्राम में आप जल्दी से देख लीजिए कैसा दिखता है ट्रोपोस्फीयर। तो हमारी सरफेस से लेकर 13 किलोमीटर हम ऊपर फ्लाई करके गए, वहाँ तक कहलाता है ट्रोपोस्फीयर। पहला याद हो गया ट्रोपोस्फीयर अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या चीज़ है। हाँ, द सेकेंड लेयर इज़ स्ट्रेटोस्फीयर विच एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर। अब 13 किलोमीटर हम ऊपर चले गए, 13 किलोमीटर से और ऊपर चले जाओ, कितना ऊपर, 50 किलोमीटर और ऊपर। इतना ऊपर जाने पर ये जो नया लेयर है गैस का, इसका नाम है स्ट्रेटोस्फीयर, है ना, स्ट्रेटोस्फीयर। द सेकेंड लेयर इज़ द स्ट्रेटोस्फीयर विच एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर। अब इस स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर भी है थर्ड लेयर, कितना ऊपर जाने पर, इसे 50 किलोमीटर से अब हम फिर जा रहे हैं 80 किलोमीटर ऊपर जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। अब आ चुके हैं हम मेसोस्फीयर तक, तो थर्ड लेयर का नाम है मेसोस्फीयर। फिर हम आते हैं फोर्थ लेयर पर। फोर्थ लेयर का नाम आप देख रहे हैं थर्मोस्फीयर। 80 किलोमीटर से लेकर, यानी 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर और ऊपर, ये जो फोर्थ लेयर हमारी आती है ये है थर्मोस्फीयर के नाम से। अब थर्मोस्फीयर के ऊपर, सबसे ऊपर एक और लेयर है, तो फिफ्थ लेयर हमारी वो कहलाती है, जिसको हमने नाम दिया हुआ है एक्सोस्फीयर का। एक्सो का मतलब ही क्या हुआ, एग्जिट, है ना, बाहर, बाहर की तरफ का। तो हमारा जो एयर का सबसे अपर मोस्ट लेयर है वो कहलाता है एक्सोस्फीयर, जो कि एक्चुअल में काफ़ी थिन है। चलिए डिस्कशन करते हैं अब हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में, जो एटमॉस्फेयर के अंदर लेयर्स हैं। ठीक है, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, यानी कि जो गैसेस की लेयर है हमारी अर्थ के चारों तरफ, हमने इसको डिवाइड किया हुआ है अलग अलग पार्ट्स में। जैसे जो सबसे नीचे की लेयर है, यानी वो लेयर जो हमारे अर्थ के सरफेस से स्टार्ट होती है। अर्थ का सरफेस मतलब हमारी जो अर्थ है, अगर हम कल जब हम डिस्कशन कर रहे थे ना, हम क्रस्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो हम जा रहे थे अर्थ में नीचे की तरफ, इनसाइड आवर अर्थ। हमने क्या किया था, हम जहाँ खड़े थे वहाँ से हम डिग करते हुए नीचे जा रहे थे, है ना। तो ये जो डिस्कशन था, ये डिस्कशन था हमारी अर्थ की जो लेयर्स है उसके बारे में। अब हम ऊपर की तरफ उड़ने वाले हैं, हम ऊपर की तरफ जाएंगे, है ना। सरफेस से लेकर जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं तो कौन कौन सी लेयर्स आती है गैसेस की। जब नीचे जा रहे थे तो ज़मीन की लेयर्स थी, है ना। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हमारे पास जो लेयर्स आएंगी एयर की, उसमें पहली तो वही लेयर है जिसके अंदर हम रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, सारे प्लांट्स और एनिमल्स जिससे ऑक्सीजन ऑब्टेन करते हैं। इस लेयर का नाम है ट्रोपोस्फियर। कहाँ से कहाँ तक है, सरफेस से स्टार्ट होकर आप देख रहे हैं 13 किलो, और जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, ट्रोपोस्फियर इज़ द लेयर इन विच द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट, यानी कि ट्रोपोस्फियर एयर की वो लेयर है जिसमें हम जो ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन ऑब्टेन करते हैं ना, वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमिनन ऑकर हियर। तो हाँ, जितना भी हमारे वेदर से रिलेटेड चेंजेस होते हैं वो सारे इसी ट्रोपोस्फियर में होते हैं।
यानी ट्रोपोस्फियर ही हमारे वेदर की कंडीशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। जब हम इसके भी ऊपर चले जाते हैं फिर क्या होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं ना, तो द सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फीयर विच एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर। तो अब ये लेयर आती है स्ट्रेटोस्फीयर की, जो कि 50 किलोमीटर ऊपर जाने तक हमें देखने को मिलेगी। 50 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, इससे हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे 50 किलोमीटर तक, तो स्ट्रेटोस्फीयर है। ऐसी थर्ड लेयर का नाम है मेसोस्फीयर। कहाँ से कहाँ तक की हाइट है, 80 किलोमीटर्स की हाइट है। यानी जहाँ 50 किलोमीटर ख़त्म हुए स्ट्रेटोस्फीयर के, फिर शुरू हो जाती है थर्ड लेयर जिसका नाम है मेसोस्फीयर। उसके बाद फोर्थ लेयर भी आती है थर्मोस्फीयर, 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक। और फिर उसके ऊपर सबसे लास्ट और वो लेयर है सबसे थिन लेयर, इसका नाम है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर का मतलब जो एग्जिट पॉइंट पर है, यानी कि जहाँ पर सब कुछ आप कह सकते हैं ख़त्म हो रहा है, एग्जिट जिसको आप कह सकते हैं कि ये फिनिशिंग पॉइंट है, टर्मिनेटिंग पॉइंट है, उस लेयर का नाम है, जब से एंड की जो लेयर है उसका नाम है एक्सोस्फीयर। तो ये सबसे थिन लेयर है। आपको ये सारी की सारी लेयर्स याद करनी है। इसके साथ ही आपका चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर के बारे में जितने क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट है उसका वीडियो मैं जल्दी बनाने वाली हूँ और आपको मिल जाएंगे ये सारे के सारे अपडेटेड लेसन्स। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई विल कम बैक टू यू विद न्यू चैप्टर नेक्स्ट टाइम। टिल देन, गुड बाय।